ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल, और आर्टिकल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं। पहला आर्टिकल इंडेफिनिट और दूसरा आर्टिकल डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पिछली क्लास में काफ़ी कुछ डिस्कस किया जा चुका है। काफ़ी रूल्स आपको बताए गए कि कहाँ पर हम आ और एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया गया था कि आ का प्रयोग और एन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर संख्या को दिखाया जाए, जैसे अ काउ, अ हॉर्स, अ रूम, अ बैट। यहाँ पर एक संख्या की बात हो रही है। और जो रूल बताया था हमने ए और एन के बारे में, ये बताया था कि वो नाउन जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, जिनकी ध्वनि कॉन्सोनेंट हो, इनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो, उसके पास हम ए का प्रयोग करते हैं। उस नाउन से पहले ए का प्रयोग करते हैं। और वो नाउन जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो, उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। ख़ास तौर से ये बात बताई गई थी आप लोगों को कि आ का प्रयोग होगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन का प्रयोग होगा वॉवेल साउंड के साथ। तो साउंड पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि शब्द तो जो आपका नाउन है वो शुरू होता है एक वॉवल अल्फाबेट से, लेकिन इसके साथ हम प्रयोग करेंगे आ का। कारण कि ये जो यूरोपियन है, इस यूरोपियन में जो इसकी ध्वनि है वो यू से स्टार्ट हो रही है और यू में वॉवल नहीं है। यू ध्वनि वॉवल की ध्वनि नहीं है, और अगर ये वॉवल की ध्वनि नहीं है तो हम इसमें आ का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का। उसी तरीके से हमने आपको बताया था कि जहाँ पर नाउन की ध्वनि वॉवल से स्टार्ट हो, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो, वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। काफ़ी प्रैक्टिकल करके हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी इस बारे में। उसके बाद एक रूल हमने ये बताया था कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन स्पेशल कंडीशन में अगर नाउन के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग कर देते हो तो वो एक कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे ही इज़ अ सलमान खान। तो ही सलमान खान ये बिल्कुल ठीक है, इसके पहले हम प्रॉपर नाउन इसके पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे आर्टिकल का। लेकिन अगर हमने इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब ये जो सलमान खान है ये कॉमन नाउन बन गया। यानी जिस भी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, ही इज़ अ सलमान खान, इसका मतलब वो व्यक्ति सलमान खान की तरह दिखता है या सलमान खान की तरह आचरण करता है। तो सलमान खान यहाँ पर एक कॉमन नाउन हो गया। तो हम आर्टिकल का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल की हेडिंग डालिए और डेफिनेट आर्टिकल में लिखिए। इसमें लिखिए वह आर्टिकल जो किसी निश्चित नाउन की ओर संकेत करता है, डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। डेफिनेट आर्टिकल केवल एक है, जो कि द है। अब ये तो बात हो गई कि डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है। डेफिनेट आर्टिकल ऐसे नाउन की ओर संकेत करता है जो कि निश्चित हो। डेफिनेट का अर्थ ही होता है निश्चित। अब डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको हम रूल वाइज सीखते हैं एक एक करके। तो रूल नंबर 1 डालिए हेडिंग और उसमें लिखिए जिस नाउन के बारे में हमें पहले से पता है, जिस नाउन के बारे में हमें पहले से पता है, अथवा
जिसके बारे में पहले से ही वर्णन किया जा चुका है। उस नाउन का यदि प्रयोग किया जाएगा तो उससे पहले आर्टिकल द लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जिस चीज़ के बारे में आपको पता है वो निश्चित हो गई। अगर आपको पता नहीं है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो निश्चित नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है यानी वो चीज़ आपके लिए निश्चित हो गई। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, एग्जाम्पल आपको नोट करना है, ध्यान से यहाँ देखिएगा। जैसे मैंने बात की, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ये हमने कार के बारे में बात की। अब हमें पता चल गया कि हम कार के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर कार के बारे में आगे हमें कुछ बोलना होगा तो हम उसके पहले द लगाएंगे। द कार इज वेरी कॉस्टली। कॉस्टली मतलब महंगा। कार बहुत महंगी है। कौन सी कार? जो मेरे पास है। क्योंकि आपको पता था, कार के बारे में पहले से डिस्कस किया जा चुका था, तो अब उस कार के बारे में डिस्कस करेंगे। उस कार के बारे में अगर कुछ बताएंगे तो उससे पहले द लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप किस कार के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, द बुक विच आई बॉट yesterday is very interesting. The book which I bought yesterday is very interesting. वो किताब जो मैंने कल खरीदी थी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ द बुक हमने यूज़ किया है, तो द बुक का अर्थ यह है कि वो किताब जो मैंने कल खरीदी थी, यानी एक निश्चित किताब की बात हो रही है, एक ऐसी किताब के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। अगर इससे पहले द नहीं लगा होता तो इसका मतलब पता नहीं कौन सी किताब के बारे में बात कर रहे हैं। किताबें तो बहुत सी दुनिया में, कौन सी किताब के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें नहीं पता होता। लेकिन अगर हमने यहाँ द लगा दिया तो इसका मतलब वही किताब जिसके बारे में जो हमने कल खरीदी। तो द का प्रयोग करते ही ये बात हमें समझ आ जा रही है कि द का प्रयोग उस नाउन के साथ हो रहा है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में पहले से वर्णन हो चुका है। जैसे he has gone to the river. वो नदी पर चला गया है या वह नदी पर जा चुका है। अब ये जो द रिवर है, यहाँ पर हमने रिवर के पहले द का इस्तेमाल किया, यानी इस बात से ये बात स्पष्ट हो रही है कि जिस रिवर के बारे में बात हो रही है वो रिवर बोलने वाले को भी पता है और सुनने वाले को भी पता है। देखो, रिवर तो बहुत सारी हो सकती है, रिवर तो बहुत सारी है, लेकिन अगर द रिवर बोल रहे हैं तो इसका मतलब उस रिवर के बारे में बोलने वाला यानी मैं भी जानता हूँ और जो सुन रहा है वो भी जानता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम कि माता जी अगर बोले कि उनका बेटा नदी पर गया, तो अगर वो बोलती हैं ही हैज़ गॉन टू द रिवर, तो इसका मतलब हुआ कि ये बात पिताजी को भी पता है और माता जी को भी पता है कि कौन सी रिवर। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर ये कर देते ही हैज़ गॉन टू रिवर, तो इसका मतलब ये है कि निश्चित नहीं है कि कौन सी रिवर पर वो गया है। ठीक है, तो द का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर किसी निश्चित चीज़ के बारे में आपको पहले से जानकारी होती है। ये तीनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। उसके बाद रूल नंबर 2 लिखिए। किसी भी कॉमन नाउन की संपूर्ण जाति को
प्रदर्शित करने के लिए उस नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कॉमन नाउन है और आपको उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे द काव is gentle animal. The cow is gentle animal. यानी काव एक जेंटल एनिमल है। जेंटल मतलब सीधा साधा। तो काव एक सीधा साधा जानवर है, गाय एक सीधे सादी जानवर है। तो इसमें हमने द काव का इस्तेमाल किया है। काव एक कॉमन नाउन है, इससे पहले द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो द काव है, ये दुनिया में जितनी भी काव है उस संपूर्ण जाति यानी काव की संपूर्ण जाति के बारे में ये बात कर रहा है, द काव। जैसे द डॉग इज फेथफुल एनिमल। फेथफुल मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके। तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग एक फेथफुल एनिमल है। तो द डॉग की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो द डॉग का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर क्योंकि दा लगा दिया है तो इसका मतलब डॉग की संपूर्ण जाति, दुनिया में कहीं भी डॉग होगा तो वो फेथफुल होगा। ये प्रवृत्ति होती है डॉग की। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। और देखिए द डॉक्टर is considered God। कंसिडर मतलब समझा जाता है। डॉक्टर को गॉड समझा जाता है या गॉड माना जाता है। तो यहाँ पर हमने डॉक्टर से पहले, डॉक्टर एक कॉमन नाउन है, इससे पहले हमने दा का प्रयोग किया। इसका मतलब डॉक्टर की संपूर्ण जाति, जहाँ कहीं भी डॉक्टर होगा उसको हम गॉड मानेंगे। ये आम धारणा है कि डॉक्टर को गॉड के समान माना जाता है। तो यहाँ पर जितने भी तीन एग्जाम्पल हमने दिए, तीनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि दा का प्रयोग हुआ है कॉमन नाउन से पहले, और कॉमन नाउन से पहले अगर दा का प्रयोग होता है तो इसका मतलब हम उस नाउन की संपूर्ण जाति की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल और देखिए, द नीम इज गुड फॉर हेल्थ। नीम का पेड़, नीम हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो हमने यहाँ द नीम का यूज किया है, यानी दुनिया में जहाँ कहीं भी नीम का पेड़ होगा, जितने भी नीम के पेड़ होंगे उन सब की बात की जा रही है। हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छे होते हैं। ये दूसरा रूल था। पहला रूल आपको क्या बताया? पहला रूल ये बताया कि दा का प्रयोग उस नाउन से पहले करते हैं जिसके बारे में पहले से हम जानते हों या जिसके बारे में पहले से वर्णन किया जा चुका। दूसरा रूल आपको ये बताया कि अगर कोई कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले अगर हम दा का प्रयोग कर दें तो इसका मतलब उस कॉमन नाउन की संपूर्ण जाति के बारे में बात की जा रही है। ठीक। अब लिखिए रूल नंबर 3। दा का प्रयोग समुद्रों, पर्वत श्रृंखलाओं, खाड़ियों, नहरों, आदि भौगोलिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। आदि भौगोलिक वस्तुओं के पहले किया जाता है। समस्त भौगोलिक नामों से पहले किया जाता है। इस तरह से लिख लीजिए, समस्त भौगोलिक नामों से पहले किया जाता है।
यानी आप समझ लीजिए कि बहुत सारे समुद्र हैं। समुद्र के नाम से पहले आप दा का प्रयोग करें। जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं से पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। खाड़ियाँ हैं, खाड़ियों से पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। जितने भी ओशंस हैं, ओशन से पहले भी दा का प्रयोग होगा। तो यानी ये जो भी भौगोलिक नाम हैं, उनसे पहले हमें दा का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझेंगे। एग्जाम्पल आपको देते हैं। हाँ, सबसे पहले मैंने नदियों लिखवाया। नदियों से पहले दा का प्रयोग होता है। हमारे यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं। गंगा एक नदी है, लेकिन हम गंगा नहीं लिखेंगे। कभी भी किसी भी रिवर के नाम से पहले दा जरूर लगता है। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, ये सारी नदियाँ हैं और नदियों के नाम से पहले हमें दा लगता है। उसी तरह मैंने बताया समुद्रों के नाम से पहले बहुत सारे समुद्र हैं पृथ्वी पर, जैसे कि द रेड सी, लाल सागर, आपने नाम सुना होगा, लाल सागर। द ब्लैक सी, काला सागर। ओशंस के आपने नाम सुने होंगे, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, ओशन के नाम है। यानी ये सारे भौगोलिक नाम हैं। भौगोलिक नामों के आगे समुद्रों के नाम से पहले, ओशंस के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, और इसी तरह मैंने बताया पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला आप जानते हैं हमारे देश में बहुत मशहूर पर्वत श्रृंखला है, हिमालय, द आल्प्स, ये भी पर्वत श्रृंखला है। तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। नहर भी लिखवाया मैंने, बहुत मशहूर एक नहर है, द पनामा, पनामा नहर है। इसके नाम से भी पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। तो ये जितने भी भौगोलिक वस्तुएं हैं, भौगोलिक नाम हैं, उन भौगोलिक नामों से पहले हमें दा का प्रयोग करना है। अगर कहीं भी अगर आप यमुना लिख दें सिर्फ और दा ना लगाएं, तो ग्रामर की दृष्टि से वो गलत माना जाएगा, ग्रामेटिकली वो गलत होगा। समुद्रों के नाम, ओशन के नाम, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, नहर का नाम, और इसी तरह से मैंने आपको लिखा है खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी, खाड़ी को बे बोलते हैं, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बे ऑफ बंगाल नहीं बोलेंगे, द बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप नोट कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसका ध्यान रखिएगा कि जितनी भी हमारे नदियाँ हैं, समुद्र हैं, ओशन हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, नहरें हैं या फिर खाड़ियाँ हैं, उनसे पहले, उनके नाम से पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। इस सारे एग्जाम्पल को आप उतार लीजिए। अगला रूल लिखिए, प्रसिद्ध पुस्तकों, समाचार पत्रों, धार्मिक ग्रंथों, प्राकृतिक शक्तियों, प्रसिद्ध इमारतों के पहले दा का प्रयोग होता है। दा का प्रयोग होता है। इसमें आप एग्जाम्पल देख लीजिए
क्या बताया मैंने? सबसे पहले प्रसिद्ध पुस्तकों या फिर धार्मिक ग्रंथ, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे, उन सारे धार्मिक ग्रंथों से पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे दी रामायण, दी कुरान, दी बाइबल, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। और हर धार्मिक ग्रंथ से पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। अगर दा का प्रयोग नहीं करते तो ग्रामेटिकली उसे गलत माना जाएगा। उसके बाद मैंने बताया आपको प्रसिद्ध इमारतें। जितनी भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध इमारतें हैं उन सबसे पहले दा का प्रयोग होगा। जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, बहुत प्रसिद्ध इमारत है, इससे पहले दा का प्रयोग होगा। ताजमहल, हम बोलेंगे द ताज महल। ठीक। व्हाइट हाउस, द व्हाइट हाउस। ये सारी प्रसिद्ध इमारतें हैं और प्रसिद्ध इमारतों के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। इसे नोट करें। समाचार पत्र, जितने भी समाचार पत्र हैं, अगर अंग्रेजी के समाचार पत्रों को आपने देखा होगा तो उनके नाम के साथ दा जरूर लगा होता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी प्रकार से अगर आप हिंदी वाले अखबारों के नाम अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो उनसे पहले भी आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे द अमर उजाला, द हिंदुस्तान, समाचार पत्र, यानी जितने भी समाचार पत्र हैं उन सारे समाचार पत्रों से पहले आपको दा का प्रयोग करना। उसके बाद मैंने लिखवाया कि सबसे पहला हो गया धार्मिक ग्रंथ, उसके बाद हो गया प्रसिद्ध इमारतें, उसके बाद न्यूज़पेपर, अखबार। उसके बाद बोला था कि प्राकृतिक शक्तियाँ। अब प्राकृतिक शक्तियों में क्या आता है? सूरज, सन, आप बोलेंगे 10 प्राकृतिक शक्तियों के आगे दा का प्रयोग। सन बहुत बड़ी शक्ति है। द मून, द विंड, विंड मतलब हवा। ये सारे एग्जाम्पल हैं कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनके पहले भी हम दा का प्रयोग करें। तो रूल नंबर जो 3 था, क्या था कि जितने भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनसे सबसे पहले दा का प्रयोग होगा, उनके नाम से पहले। जितने भी हमारी प्रसिद्ध इमारतें हैं दुनिया भर में उनसे पहले दा का प्रयोग होगा। जितने भी अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनका नाम लिखेंगे तो उससे पहले दा लगाएंगे। और जो भी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं हमारे पास, उन शक्तियों से पहले भी दा का प्रयोग होगा। इसमें एक खास बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए। यदि किसी पुस्तक के नाम के साथ, नोट करके लिखिएगा, यदि किसी पुस्तक के नाम के साथ उसके लेखक का नाम जुड़ा हो, उसके लेखक का नाम जुड़ा हो, तो उससे पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उससे पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सिर्फ ये धार्मिक ग्रंथ है रामायण, इससे पहले हमने दा का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम लिख दें वाल्मीकि's पोस्ट ऑफिस, वाल्मीकि's
रामायण, यानी वाल्मीकि की रामायण। अब वाल्मीकि की रामायण जब यहाँ पर आ गया तो अब यहाँ पर रामायण से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। वाल्मीकि द रामायण नहीं होगा, वाल्मीकि रामायण। ठीक, तो इसका मतलब अगर किसी भी पुस्तक से पहले उसके राइटर का नाम उसके साथ जुड़ा हो तब हम द का प्रयोग नहीं करते, वरना वैसे तो हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ के साथ या किसी भी प्रसिद्ध पुस्तक के साथ द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर उस पुस्तक के साथ नाम जुड़ा हो उसके लिखने वाले का, उसका राइटर का, तो फिर हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हो गया। अब अगला रूल लिखिए, किसी भी नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव लगा हो, किसी भी नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव लगा हो तो उस एडजेक्टिव से पहले नाउन द का प्रयोग करते हैं। तो उस एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट अशोका। अशोक राजा रहे हैं, बहुत बड़े, बहुत मशहूर व्यक्ति हैं, उनके नाम के आगे लगा है ग्रेट। अशोका की विशेषता ग्रेट बता रहा है तो ग्रेट हो गया एडजेक्टिव। और जब किसी नाउन से पहले, मैंने क्या लिखा है, जब किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा हो तो उस एडजेक्टिव से पहले हम द का प्रयोग करें। द ग्रेट अशोका। महाराणा प्रताप, ग्रेट है तो आ जाएगा द ग्रेट महाराणा प्रताप। ऐसा भी होता है कि अगर एडजेक्टिव नाउन के बाद हो तब भी हमें द का प्रयोग करना होगा, जैसे अकबर, द ग्रेट। यानी नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव जुड़ा है तो एडजेक्टिव से पहले आपको द लगाना पड़ेगा, ये रूल है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, अगला रूल लिखिए, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव जब आपको पढ़ाया था तो उसमें डिग्री के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कॉम्पैरेटिव और एक डिग्री होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। जैसे गुड एक एडजेक्टिव है, ये इसकी पॉजिटिव डिग्री होगी। अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह से बिग, बिग मतलब बड़ा, कंपैरेटिव डिग्री इसकी होती है बिगर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बिगेस्ट। तो रूल क्या कहता है हमारा कि जहां भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अगला रूल लिखिए, आप लोग सब लोग नोट करिए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये होगा ही होगा निश्चित रूप से, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप नहीं लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले
द का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो ग्रामेटिकली गलत माना जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। ये डिग्री जो है वो गुड की सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। बेस्ट का यहाँ प्रयोग हुआ, तो जब बेस्ट का प्रयोग हुआ, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ, तो वो बिना द के नहीं आ सकता, आपको द का प्रयोग करना होगा, वरना इसे गलत माना जाएगा। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। दिस इज द बिगेस्ट विन फॉर इंडिया, ये भारत के लिए सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है बिगेस्ट, इसलिए हमने इस्तेमाल किया दादा। इसी तरह से एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। आप जानते हैं ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, किसी नाउन की विशेषता बताता है। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो मोर ब्यूटीफुल होगा, मोर ब्यूटीफुल, और इसकी सुपरलेटिव होगी मोस्ट ब्यूटीफुल। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर इस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहीं होता है तो उससे पहले द का प्रयोग लगता है। जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, क्लास में वो सबसे सुंदर लड़की, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये रूल है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री किसी भी सेंटेंस में आती है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो अभी कई सारे रूल हमने आपको बताए द के बारे में। द एक डेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल निश्चित नाउन की ओर संकेत करता है, निश्चित नाउन की ओर संकेत करता है। ठीक है, सबसे पहला रूल ये बताया कि यदि हम किसी नाउन के बारे में पहले से जानते हैं या पहले से उसके बारे में बातचीत हो चुकी है, उसके बारे में वर्णन किया जा चुका है, तो हम उस नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। पहला रूल बताया था। दूसरा रूल ये बताया था कि अगर किसी कॉमन नाउन से पहले हम द का प्रयोग कर दें तो वो संपूर्ण जाति को प्रदर्शित करता है। तीसरा रूल आपको बताया था कि बहुत सारी भौगोलिक नाम हैं, जैसे समुद्र, ओशन, नहरें, नदियाँ, तो इन सब के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको बताया कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हुए, प्रसिद्ध इमारतें हुई, और उसके अलावा धार्मिक ग्रंथ, प्रसिद्ध इमारतें, उसके अलावा प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं, उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने बताया कि समाचार पत्र हुए, समाचार पत्रों से पहले द का प्रयोग होता है। धार्मिक ग्रंथों से पहले आपको बताया गया, धार्मिक ग्रंथों से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। नदियों से पहले द का प्रयोग होगा, पहाड़ियों से पहले द का प्रयोग होगा, समुद्र से पहले द का प्रयोग होगा। इन जितनी भी हम प्राकृतिक शक्तियों को देखते हैं, प्राकृतिक शक्तियों के बारे में बात करें तो उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। उसके काफ़ी एग्जाम्पल आप लोग लिख चुके हैं।
तो ये कुछ खास बात थी द के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट रूल आप और समझ लीजिए। देखिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल is coming। The manager and principal is coming। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, the manager and the principal are coming। इन दोनों वाक्यों में आपको सिर्फ एक ही चेंज नजर आ रहा है कि ऊपर वाले वाक्य में हमने मैनेजर के साथ दा लगाया है और नीचे वाले वाक्य में हमने मैनेजर के साथ भी दा लगाया है और प्रिंसिपल के साथ भी दा लगाया है। इस दा लगने और ना लगने से सेंटेंस में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। वो आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम पहले वाले नाउन के साथ दा का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति मैनेजर है वही प्रिंसिपल है। जो व्यक्ति मैनेजर है वही प्रिंसिपल है। एक ही व्यक्ति मैनेजर का काम भी करता है और वही प्रिंसिपल भी है। यहाँ पर दो अलग अलग लोग नहीं हैं, एक ही व्यक्ति मैनेजर भी है और प्रिंसिपल भी है। तो द मैनेजर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। मैनेजर और प्रिंसिपल आ रहे हैं। क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, क्योंकि ये दोनों मैनेजर और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर हमने द यूज़ किया है मैनेजर के साथ भी और द यूज़ किया है प्रिंसिपल के साथ भी। अब ये द ये संकेत करता है कि मैनेजर एक अलग व्यक्ति है और प्रिंसिपल एक अलग व्यक्ति है। वो दोनों लोग आ रहे हैं, आर कमिंग। अब यहाँ पर हमने आर का प्रयोग किया है, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि मैनेजर एक अलग व्यक्ति है, प्रिंसिपल एक अलग व्यक्ति है। द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग। तो ये फ़र्क हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है ये। आपसे आपकी हाई स्कूल की परीक्षा में ये पूछा जाएगा, ऑप्शन में ये क्वेश्चन आएगा कि आपको यहाँ पर या तो ऐसे दे देगा कि ये आर हटा देगा और डैश दे देगा और आपसे कहेगा यहाँ इज या आर नहीं। तो इज या आर में से कुछ आपको करना है। तो आप यहाँ देखिए द मैनेजर यहाँ भी दा लगा है और द प्रिंसिपल यहाँ भी दा लगा है। तो इसका मतलब ये दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। और जब एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, हो सकता है ये आपको ना देकर आपको दे दे इज या आर में से कुछ आपको करना हो, एक ऑप्शन चूज करना हो। तो आप देखेंगे द मैनेजर एंड प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के आगे द नहीं लगा, इसका मतलब मैनेजर और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है। यही मैनेजर है और यही प्रिंसिपल है, इसलिए ये एक ही व्यक्ति है। तो आप यहाँ पर इसका प्रयोग करें। ये आर्टिकल द की इम्पॉर्टेंस है कि अगर वो नहीं लगा है तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति है और दोनों के साथ लगा है तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास को आप अच्छे से देखिए, समझिए। कोई भी चीज़ अगर आपको इस क्लास में समझ नहीं आई हो तो आप ग्रुप पे आ सकते हैं और ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम को जो कि आपको इस वीडियो में समझ नहीं आई वो समझा दूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ना आए तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।